हेलो एवरीवन, आज फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एडवत एजुकेशन पे। तो कैसे आप लोग, सब बढ़िया? तो सर क्या अपना लोग का क्या चल रहा था सर? साउंड चैप्टर चल रहा था क्लास 9 का फिजिक्स, ठीक है। तो क्या थ्योरी खत्म हो चुका है? दोनों लेक्चर देख चुके हैं अच्छे से आप लोग? तो क्या समझ में आ रहा है ना सब कुछ? हाँ, नोट्स वगैरह रेडी कर चुके हैं सब कुछ एकदम अच्छे से, आप लोग पढ़ भी लिए होंगे, उसको अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करना था, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे तो किए होंगे, तो जो नहीं किए होंगे उसको तो कुछ करना होगा नहीं, इसलिए वो कुछ नहीं किया होगा। तो लेकिन जो किया होगा सिंसियर होगा, वो किया होगा पढ़ने के बाद, वो जरूरी है करना। तो सर अब क्या है, अब है कि सर क्वेश्चन डिस्कस करना मेरा आपसे। तो सबसे पहले ब्लू टेस्ट का क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं आपसे, उसके बाद आगे फिर देखेंगे। तो चले पहले ब्लू टेस्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद बैक एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। तो एक एक करके हम क्वेश्चन डिस्कस करना शुरू करते हैं। हम अपने मोबाइल में क्वेश्चन को खोल लेते हैं, आप भी खोल लीजिए अपना बुक और उसमें देखिए क्वेश्चन एक एक करके। तो चलिए सबसे पहले पेज नंबर 162, वहां एक क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है सर? ध्यान से पढ़िए। वहां लिखा है, हाउ डज साउंड प्रोड्यूस बाय ए वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट इन ए मीडियम रीच योर ईयर। बोल रहा है कि वाइब्रेटिंग जो ऑब्जेक्ट है वो साउंड प्रोड्यूस करता है, तो किस तरीके से अपने कान तक वो पहुंचता है, ठीक है। तो हमको पता है सर, जो वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट वो वाइब्रेट करता है, तो क्या करता है अपने बगल वाले को भी क्या करता है सर, उसके ऊपर फोर्स लगाता है और उसको भी क्या करता है, वाइब्रेट करा देता है। बगल वाले जो पार्टिकल्स हैं उसको भी वाइब्रेट कर देता है, क्या क्या, और उसके बाद फिर वो पार्टिकल्स अपने बगल वाले को, फिर वो पार्टिकल्स अपने बगल वाले को, इस तरीके से जो अपना एयर है या सॉलिड है या लिक्विड है, उसमें हर पार्टिकल्स अपने बगल वाले को क्या करते चलता है, फोर्स लगा के वाइब्रेट करते जाता है, करते जाता है। और इस तरीके से करते करते अपने ईयर तक वाइब्रेशन पहुंचता है और ईयर डैम को जाके वो लोग टक्कर मारता है और फिर वहां से इलेक्ट्रिकल सिग्नल जैसे भी कन्वर्ट होकर के माइंड तक पहुंचता है। फिर हम लोग समझते हैं कि वो क्या बोल रहा था। यही प्रोसीजर होता है ना सुनने का। हमको पता है सर, साउंड को तो मीडियम का जरूरत होता है चलने के लिए, साउंड वेव को। इसी कारण से जो पार्टिकल्स अवेलेबल थे उसके रास्ते में, वो लोग क्या होते रहे, वाइब्रेट होते रहे और अपने कान तक जाकर के आवाज पहुंचा। क्लियर है यहां तक बात? ओके सर। तो ये पहला क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा, आ गया? ठीक है सर। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, पेज नंबर 163। पेज नंबर 163 में क्या है सर? हाँ, वहां पे क्वेश्चन है, एक्सप्लेन हाउ साउंड इज प्रोड्यूस बाय योर स्कूल बेल। ठीक है, तो आपके स्कूल बेल में कैसे साउंड प्रोड्यूस होता है, ठीक है ना। तो ध्यान से समझिएगा क्या है सर, कि जैसे स्कूल का बेल है, उस पर एक हैमर से प्यून मारता होगा, जो भी आपके स्कूल में होगा, जो घंटी बजाता होगा, वो क्या करता होगा, जाके हैमर से मारता होगा उस पे। तो वो क्या करता होगा, वाइब्रेट करता होगा, आगे पीछे करना शुरू कर देता होगा ना, वाइब्रेट करना। तो उससे रिफ्रैक्शन और क्या कंप्रेशन प्रोड्यूस होना शुरू होता है। और सर उससे क्या होता है, उसके बगल वाले जो पार्टिकल्स सब है मीडियम में, वो भी वाइब्रेट होते होते होना लगता है उसमें भी, और उस तरीके से अपने कान तक साउंड आता है। तो वहां इसी वाइब्रेशन के कारण क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है। ठीक है सर, तो ये भी हम लोग को पता चल गया। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, उसी में पेज नंबर में, हाउ आर साउंड वेव कॉल्ड मैग्निकल वेव। तो सर साउंड वेव को मैग्निकल वेव क्यों कहा जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्यों नहीं कहा जाता है? तो अब समझिएगा मैग्निकल वेव क्यों कहा जाता है। तो जो मैग्निकल वेव है ना सर, उसमें क्या होता है कि मैग्निकल वेव को चलने के लिए किसी मीडियम का जरूरत पड़ता है, सहारे का जरूरत पड़ता है, आप बोल सकते हैं एक तरीके से। तो सर उसमें क्या होता है, उसको एक मीडियम का जरूरत पड़ता है, ठीक है, जैसे सॉलिड मीडियम हो, लिक्विड मीडियम हो, गैस मीडियम हो, कोई भी मीडियम का जरूरत पड़ता है। तो उसी को मैग्निकल वेव कहते हैं। तो हमको पता है कि सर साउंड को भी चलने के लिए क्या चीज का जरूरत पड़ता है, मीडियम का जरूरत पड़ता है। तो साउंड वेव भी क्या हो गया अपना सर, मैग्निकल वेव हो गया। अगर किसी को मीडियम का जरूरत ना पड़े तो वो कौन सा वेव होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लेकिन ये मैग्निकल वेव है क्योंकि इसको सर जरूरत पड़ता है मीडियम का चलने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, समझ में आया, प्रोपोगेट करने के लिए। इसीलिए साउंड वेव क्या अपना एक मैग्निकल वेव है। तो सेकंड क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया। उसी पेज में एक थर्ड क्वेश्चन है, क्या लिखा है, पढ़िए ध्यान से। लिखा है, सपोज यू एंड योर फ्रेंड आर ऑन द मून। आप और आपके दोस्त कहां पे हैं, मून पे हैं। विल यू बी एबल टू हियर एनी साउंड प्रोड्यूस बाय योर फ्रेंड। क्या आप सुन सकते हैं अपने दोस्त को आवाज, जो अगर वो कुछ बोल रहा है तो क्या सुन सकते हैं, अगर आपको चांद पे भेज दिया जाए? तो चांद तारों का बात आ गया, तो चलिए चांद तारों का वही बात कर लिया जाए। तो अब जब चांद पे जाएंगे आप, मून पे, तो वहां क्या है ना कि सर वहां पे मीडियम अवेलेबल ही नहीं है, एयर अवेलेबल ही नहीं है।
ठीक है ना, एयर पार्टिकल्स अवेलेबल ही नहीं है, तो हम मीडियम है ही नहीं, तो सर हमको क्या है कि सर साउंड को प्रोपोगेट करने के लिए तो मीडियम का जरूरत पड़ता है, तो वहाँ एटमॉस्फेयर है ही नहीं, कहाँ पे, चांद पे, तो सर कैसे वो प्रोपोगेट करेगा, तो वो प्रोपोगेट नहीं कर पाएगा, तो हम लोग सुन ही नहीं पाएंगे, समझा, तो हम लोग नहीं सुन पाएंगे अपने दोस्त का आवाज। क्यों सर? क्योंकि वहाँ वैक्यूम होता है और वैक्यूम में साउंड ट्रेवल नहीं करता है, मीडियम का जरूरत पड़ता है, लेकिन वहाँ एटमॉस्फेयर है ही नहीं, इसीलिए नहीं सुन पाएंगे हम लोग। तो ठीक है सर, तो इसके बाद हम लोग पेज नंबर 166 अपने फोन में हम चले जा रहे हैं, ठीक है, वहां पे उसके बाद क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन सर, चलिए पढ़िए। पहले है विच वेव प्रॉपर्टी डिटरमाइन लाउडनेस और पिच। वेव का कौन सा प्रॉपर्टी आपको लाउडनेस निकालने के लिए, मतलब समझाने के लिए जरूरी है, और सर पिच समझाने के लिए, ठीक है। तो हमको पता है क्या सर, हम बताए थे आपको कि सर एम्पलीट्यूड उसका जितना ज्यादा होगा, बताया था ना, एम्पलीट्यूड इस तरीके से वेव बना करके साउंड वेव बनाए थे ना, तो सर आपको पता होगा एम्पलीट्यूड का मीन से ऊपर का जो डिस्टेंस था, मैक्सिमम जहां तक गया था, मतलब आपका कंप्रेशन तक का और था ना डिस्टेंस, या फिर मीन से रिफ्रैक्शन, मैक्सिमम रिफ्रैक्शन या मैक्सिमम कंप्रेशन का जो डिस्टेंस था, वही क्या कहलाता था, एम्पलीट्यूड कहलाता था। तो एम्पलीट्यूड जितना ज्यादा होता था, उसका लाउडनेस क्या होता था, उतना ही ज्यादा, उतना ही ना। तो वेव का जो ये एम्पलीट्यूड जो बता रहा है ना, वही मेरे को क्या बता रहा है सर, वही हमको लाउडनेस को बता रहा है। तो सर क्या हो जाएगा यहाँ पे, कौन सा वेव का प्रॉपर्टी, तो सर एम्पलीट्यूड, वही क्या बताता है आपको, लाउडनेस। तो क्या है, कैसे प्रोपोर्शनल है सर, ये लोग एक दूसरे से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अगर ये बढ़ेगा तो वो भी ज्यादा होगा, वो कम होगा तो ये भी कम होगा। समझ में आया? लाउडनेस किसके प्रोपोर्शनल होता है सर, तो एम्पलीट्यूड के प्रोपोर्शनल होता है। कैसे, डायरेक्टली की इनवर्सली, तो डायरेक्टली में। समझ में आया? ओके सर। अब एक ये सर दूसरा पिच, पिच किस पे डिपेंड करता है, तो हम आपको बताएंगे, जब थ्योरी पढ़ा रहे थे कि सर लड़की लोग का आवाज क्यों ज्यादा अच्छा होता है, बताए थे ना, क्योंकि सर उसका फ्रीक्वेंसी क्या होता है, ज्यादा अच्छा ज्यादा होता है। तो इससे पता चला था कि पिच जो है अपना, पिच किस पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पे। अगर आपका फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो आपका पिच क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर आपका फ्रीक्वेंसी कम है तो पिच भी आपका क्या होगा, कम होगा, तो आपका साउंड अच्छा नहीं होगा, ठीक है ना। तो इससे सर अपना पिच किससे रिलेटेड है सर, किससे, अपना फ्रीक्वेंसी से। तो कैसे रिलेटेड है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यहाँ पे भी क्लियर है बात। ओके सर, तो ये दोनों क्वेश्चन आपको, ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया, इसका दोनों पार्ट। अब लिख रहा है क्या सर, गेस विच साउंड हैज ए हायर पिच, गिटार और कार्न हॉर्न। सेकंड क्वेश्चन क्या सर, किसका सर पिच ज्यादा होगा, हायर पिच किसका होगा, गिटार का या कार हॉर्न का। तो आपको पता है सर, अभी जस्ट पिछले क्वेश्चन में देखें कि जिसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा उसका पिच भी क्या होगा, ज्यादा। तो गिटार और कार्न हॉर्न में से आपको पता है किसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा होता है, तो सर गिटार का फ्रीक्वेंसी ज्यादा होता है। किसका, गिटार का। तो गिटार का फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो उसका पिच भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर सर, गिटार। ओके गुड, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, व्हाट आर वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड एंड एम्पलीट्यूड ऑफ ए साउंड। सबके बारे में पूछा एक करके। सबसे पहले पूछा वेवलेंथ के बारे में, तो वेवलेंथ क्या होता है, तो हम इसको आइए आपको फिगर से समझाते हैं, ठीक है ना। आइए थोड़ा सा फिगर से यहाँ डिस्कस कर लिया जाए। ओके सर, जैसे ये अपना साउंड वेव है, ये साउंड वेव ऐसे प्रोपोगेट कर रहा है, क्या कर रहा है, प्रोपोगेट कर रहा है, इस तरीके से प्रोपोगेट कर रहा होगा, ठीक है ना, यहां तक ठीक है सर। तो आपको पता है सर ये मैक्सिमम कंप्रेशन कहां हो रहा है, यहाँ पे। कहां हो रहा है सर, यहाँ पे। फिर कहां हो रहा है सर, यहाँ पे हो रहा है। और रिफ्रैक्शन कहां पे हो रहा है सर, यहाँ पे। और सर यहाँ पे, यही हो रहा है ना सर, दो जगह पे। तो हम आपको बताए थे कि सर दो कंप्रेशन, ठीक है, या रिफ्रैक्शन के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसी को क्या कहते हैं हम लोग, वेवलेंथ कहते हैं। यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होगा वही क्या कहलाएगा, आपका वेवलेंथ कहलाएगा। क्लियर है? तो वेवलेंथ को हम किससे डिनोट करते थे सर, डिस्टेंस है तो सर वेवलेंथ को हम लोग लैम्डा से डिनोट करते थे। किससे, लैम्डा, इसको लैम्डा कहते हैं, इससे डिनोट करते थे, ठीक है। और सर ये एक डिस्टेंस है तो उसका एसआई यूनिट क्या हो जाएगा सर, मीटर, इसका एसआई यूनिट हो जाएगा। क्लियर है सर? तो ये चीज आपको समझ में आ गया। तो दो कंसेक्यूटिव रिफ्रैक्शन हो या कंप्रेशन, कंसेक्यूटिव मतलब जस्ट लगातार वाला, ये नहीं यहाँ पे भी बन रहा है तो यहां से यहां तक का, ये नहीं यहां से जस्ट उसके बगल वाला तक का, वो जो डिस्टेंस होगा उसी को क्या कहेंगे हम लोग सर, वेवलेंथ कहेंगे। क्लियर हो गया बात, वेवलेंथ समझ में आ गया, ठीक है सर, ये हो गया। उसके बाद है अपना सर फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, आप ध्यान से समझिएगा। फ्रीक्वेंसी होता है कि एक सेकंड में
1 सेकंड में कितना ऑसिलेशन हो रहा है, मतलब एक कंप्लीट ऑसिलेशन 1 सेकंड में कितने बार हो रहा है, उसी को क्या कहते हैं हम लोग, सर हम लोग कहते हैं फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। मतलब 1 सेकंड में कितने बार ऊपर से नीचे आया, फिर ऊपर से नीचे आया कितने बार। जैसे अगर आप सीढ़ी पे चढ़ रहे हैं, अपने घर में होगा ना आपका सीढ़ी जिसके ऊपर आप जाते होंगे, छत पे जाते होंगे, तो सर कितने बार आप ऊपर गए, कितने बार नीचे आए, ठीक है ना। टोटल एक बार ऊपर जाना, एक बार नीचे आना, एक ऑसिलेशन होता है। एक बार ऊपर जाके एक बार नीचे आना, एक ऑसिलेशन हुआ। तो 1 सेकंड में आप कितने बार जा सकते हैं, आ सकते हैं, वही क्या कहलाएगा आपका सर फ्रीक्वेंसी। तो सर फ्रीक्वेंसी को किससे डिनोट करते हैं हम लोग, हर्ट्ज से। किससे सर, फ्रीक्वेंसी को डिनोट किया जाता है हर्ट्ज से। आइए इस तरीके से एफ से डिनोट किया जाता है, इसका यूनिट होता है हर्ट्ज। एफ से डिनोट किया जाता है, उसका यूनिट क्या होता है सर, हर्ट्ज होता है, यूनिट। क्लियर है बात, कोई दिक्कत नहीं आता, ठीक है सर। अब है कि सर टाइम पीरियड क्या है, टाइम पीरियड। तो ध्यान से समझिएगा टाइम पीरियड क्या होता है। टाइम पीरियड होता है कि एक ऑसिलेशन करने में, एक कंप्लीट ऑसिलेशन करने में कितना टाइम लगा। जैसे आपको छत पे जा रहे थे, आ रहे थे, तो एक बार छत पे जा करके आए नीचे, ये एक ऑसिलेशन हुआ, तो एक ऑसिलेशन करने में जितना टाइम लगा उसी को क्या कहते हैं हम लोग, टाइम पीरियड कहते हैं। जैसे यहां से चलना अगर हम लोग शुरू किए थे, तो सर एक बार ऐसे ऊपर पूरा घूम लिए, नीचे भी घूम लिए, यहां पहुंच गए, तो यहां से यहां तक क्या कहलाएगा आपका, एक ऑसिलेशन, ठीक है ना। फिर से यही काम, जैसे ऊपर जा रहे थे तो फिर यहां से ऊपर जाना शुरू करेंगे तो दूसरा ऑसिलेशन होगा। तो यहां से यहां तक जाने में जो यहां से यहां तक आपको टाइम लग रहा है, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड तो टाइम है सर, तो इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, सेकंड। क्या होगा यूनिट, सेकंड। कैपिटल टी से डिनोट किया जाता है टाइम पीरियड को। तो आपको पता है टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी में एक रिलेशन है। क्या रिलेशन है सर, कि सर फ्रीक्वेंसी जो होता है ना, वो 1 by टाइम पीरियड होता है, एक दूसरे का उल्टा है ना एकदम। तो सर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या होगा, 1/t। तो ये रिलेशन आपको यहां से मिल जाता है अपना डिफिनेशन से, ठीक है सर। तो ये भी समझ में आ गया। अब तीसरा है क्या है सर, एम्पलीट्यूड, ठीक है। चल अब एम्पलीट्यूड क्या है, तो ध्यान से समझिएगा। तो ये जो सर मैक्सिमम कंप्रेशन को हम लोग क्या कहते थे सर, क्रिस्ट कहते थे, क्रिस्ट। और इसको थ्रू कहते थे, इसको क्या कहते थे सर, थ्रू, यही कहते थे ना। तो सर जब ये क्रिस्ट बन रहा है, तो सर इसका कितना डिस्टेंस, हाइट कितना है यहां से यहां तक, यही अपना क्या कहलाता था सर, एम्पलीट्यूड कहलाता था। क्या कहलाता था यही चीज, एम्पलीट्यूड, जिसको हम लोग कैपिटल ए से डिनोट करते थे। तो ये क्रिस्ट का यहाँ से मीन से क्या, ये एक्सिस से अगर बोल दीजिए आप, एक्सिस से कितना हाइट है, यही क्या कहलाएगा अपना सर, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड से ही पता चलता है अपना लाउडनेस तेज है, कितना तेज है, या कितना धीरे है अपना साउंड। क्लियर हुआ सर, तो यही क्या अपना एम्पलीट्यूड है, ठीक है। अब आगे इसके आगे बात करें, ठीक है। टाइम पीरियड, टाइम पीरियड भी हो गया, ये भी हो गया, तो अपना जाकर के आओ पूरा कंप्लीट हो गया। अब एक रिलेशन है कि वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में रिलेशन, ठीक है ना। तो सर ध्यान से समझिएगा। तो जैसे ये फ्रीक्वेंसी है, तो इसको ऐसे न्यू से भी हम डिनोट करते थे ना, फ्रीक्वेंसी को ऐसे न्यू से भी डिनोट किया जाता है, ये याद रखिएगा, सिंबल एक न्यू, इस तरीके से ऐसे थोड़ा सा घुमा देते हैं कि वेलोसिटी से और उसमें कुछ डिफरेंस पता चल सके, नहीं तो बच्चों को पता नहीं चल पाता है। तो क्या है सर, जैसे यहां से यहां भी एक ऑसिलेशन है ना, तो ये सर ये जितना डिस्टेंस चले, तो उसी में जो टाइम लगा होगा उसको क्या कहेंगे हम लोग, उतना दूर चलेगा टाइम पीरियड है एक ऑसिलेशन को। तो सर डिस्टेंस अपॉन टाइम अगर हम बोल दे, तो यही क्या होगा सर, मेरा वेलोसिटी होगा। क्या, यही वेलोसिटी होगा ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो जितना डिस्टेंस लिए उतना दूर का टाइम भी लिए, ठीक है सर। आप बताइए 1 by टाइम पीरियड को क्या कहते हैं हम लोग, फ्रीक्वेंसी, इसको म्यू से डिनोट कर रहे हैं, और ये लैम्डा, ये 1/t है ना सर, यहाँ कुछ नहीं है तो 1/t है, दिख रहा है ना आप लोग को 1/t, उसके यहाँ पे हम म्यू पुट कर दिए, ठीक है ना। तो वही क्या कहलाया अपना, वेलोसिटी कहलाया। तो इस तरीके से जो जो चीज हमको पूछा गया था, सारा चीज हम चारों चीज डिस्कस कर लिए, ओके गुड। अब इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिए, चौथा नंबर क्वेश्चन, हाउ आर द वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव रिलेटेड टू स्पीड्स। बोला स्पीड, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ से कैसे रिलेटेड है। तो अभी जस्ट हम बताएं कि सर वेलोसिटी क्या होता है सर, वेलोसिटी होता है सर क्या, प्रोडक्ट ऑफ या मल्टीप्लीकेशन ऑफ किसका किसका सर, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ का, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ का। तो ये रिलेशन आप वहां पे डिनोट कर सकते हैं कि नहीं सर, वेलोसिटी का। तो कैसे आया ये डेरिवेशन, शुरू से समझ चुके अच्छे तरीके से। तो इस तरीके से ये लोग एक दूसरे से रिलेट रहते हैं। तो सर ये भी क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान से देखिएगा, न्यूमेरिकल्स है, थोड़ा सा बनाना पड़ेगा इसमें तो उसको हम पहले हटा ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हम बनाएंगे
चलिए पढ़िए क्या लिखा है। कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ ए साउंड। वेवलेंथ को कैलकुलेट करना है भाई, तो वेवलेंथ को पहले साइड कर देते हैं, आप ही को कैलकुलेट करना है, लिख लीजिएगा आप लोग। ऑफ ए साउंड वेव हुज फ्रीक्वेंसी कितना 220 हर्ट्ज। सर फ्रीक्वेंसी म्यू म्यू कितना दिया है सर 220 हर्ट्ज, ये दे दिया, नोट कर लिया हम लोग, ठीक है सर, म्यू दे दिया। एंड स्पीड इज कितना 440 मीटर पर सेकंड इन द मीडियम। तो जो साउंड वेव है उसका स्पीड उस मीडियम में कितना है सर 440। वेलोसिटी कितना दे दिया है सर 440 मीटर पर सेकंड, दे दिया है सब कुछ, तीनों चीज दे दिया है। अब हमको क्या निकालना है सर वेवलेंथ। तो वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या होता है हमको पता है सर, वेलोसिटी बराबर होता है न्यू इंटू वेवलेंथ, यही होता है ना, न्यू इंटू वेवलेंथ। तो एक एक करके सबका यहाँ से वेवलेंथ निकालना, तो वेवलेंथ रुक जाएगा और ये इधर क्या आ जाएगा डिवाइड में आ जाएगा v बाय न्यू, ठीक है, ये नीचे न्यू है, ठीक है। अब पुट कीजिए वैल्यू, v कितना है सर 440 और सर न्यू कितना अपना 220, कैंसिल कीजिए तो 2 जा क्या, तो सर यहाँ से वेवलेंथ कितना आ गया 2 यूनिट क्या लगाएंगे मीटर का, कि स्पीड अपना मीटर पर सेकंड में आपको दिख रहा है SI यूनिट में, तो उसका भी SI यूनिट ले लेंगे मीटर। क्लियर है सर। तो ये क्वेश्चन कितना इजी था, हो गया ना सर। इसके बाद एक और क्वेश्चन है 6 नंबर, ध्यान से देखिए क्या लिखा है सर। ए पर्सन इज लिसनिंग टू ए टोन ऑफ 500 हर्ट्ज, कितना हर्ट्ज सर 500 हर्ट्ज, सिटिंग एट ए डिस्टेंस ऑफ 450 मीटर फ्रॉम द सोर्स ऑफ द साउंड। कहीं से साउंड प्रोड्यूस हो रहा है और वहां से एक आदमी कुछ दूरी पे बैठा है, ठीक है ना। देखिए जैसे यहाँ से साउंड अपना प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है ना सर, इससे कुछ डिस्टेंस पे एक आदमी इस तरीके से बैठा हुआ है, ठीक है। अब इसका ये कान है, काने से सुनेगा वो बेचारा, ठीक है। तो लिखा ए पर्सन इज लिसनिंग टू ए टोन ऑफ 500 हर्ट्ज सिटिंग एट ए डिस्टेंस ऑफ 450 मीटर फ्रॉम द सोर्स ऑफ साउंड। कितने दूरी पे बैठा है सर ये 450 मीटर पे, और कितना हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है सर, फ्रीक्वेंसी है मेरा कितना हर्ट्ज सर 500 हर्ट्ज, इतना हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी का साउंड आ रहा है उसके पास, आ रहा है, ठीक है सर। व्हाट इज द टाइम इंटरवल बिटवीन सक्सेसिव कंप्रेशन फ्रॉम द सोर्स, बोल रहा है सक्सेसिव जब कंप्रेशन होगा तो उसके बीच का जो टाइम होगा वो टाइम बताइए हमको, समझा क्या सर। तो वही एक टाइम पीरियड हो जाएगा क्या, एक सर फिर से कंप्रेशन के बीच का जो टाइम होता है उसी को टाइम पीरियड करते थे ना, मतलब वो हमको क्या बोल दिया, दो सक्सेसिव कंप्रेशन के बीच का टाइम निकालने बोल दिया, मतलब क्या निकालने बोल दिया, टाइम पीरियड निकालने, ठीक है ना। फिगर याद है ना, थ्योरी में पढ़ाए थे, वही टाइम पीरियड हमको निकालना है। तो हमको पता है सर टाइम पीरियड बराबर क्या होता है 1/f, यही ना 1 फ्रीक्वेंसी, या तो न्यू, जैसे आपको नोट करना है कीजिए, हम कभी कभी फ्रीक्वेंसी के लिए एफ भी यूज कर देते हैं, तो एफ यूज करें या न्यू यूज कीजिए, आप डाउट में नहीं रहिएगा। तो चलिए पुट कर देते हैं सर 1/500। अब तो डिवाइड करना बच गया, 0 पॉइंट दिए तो 0 आया, नहीं खाएगा, फिर 0, 100 हुआ फिर नहीं खाएगा, फिर 0 दिए तो 1000 हो गया, तो 500 टू जा इतना, तो सर यूनिट क्या सर सेकेंड, तो 0.002 सेकेंड, ये क्या आ गया अपना टाइम पीरियड। क्लियर है बात, उस साउंड वेव का टाइम पीरियड कितना होगा 0.02 सेकेंड आ गया, कोई दिक्कत यहां तक नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 6 तक अपना हो गया। इसके बाद है अपना क्वेश्चन नंबर 7। तो इसका तो अपना क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, डिस्टिंग्विश बिटवीन लाउडनेस एंड इंटेंसिटी ऑफ साउंड। क्या है क्वेश्चन अपना नेक्स्ट सर, डिस्टिंग्विश बिटवीन लाउडनेस एंड इंटेंसिटी ऑफ साउंड, क्वेश्चन नंबर 7 उसी में। तो सर क्या होता है सर, क्या लाउडनेस और इंटेंसिटी ऑफ साउंड, तो आप ध्यान से समझिएगा इंटेंसिटी ऑफ साउंड क्या होता है। तो साउंड एनर्जी जो है ना, साउंड एनर्जी एवरी सेकंड, प्रत्येक सेकंड एवरी सेकंड किसी एरिया से कितना पास कर रहा है, ठीक है ना। अब साउंड वेव पास कर रहा है तो वहां से एनर्जी पास करेगा ना साउंड एनर्जी, तो एवरी सेकंड किसी एरिया से कितना पास कर रहा है, यही चीज बताता है इंटेंसिटी, यही क्या कहलाता है इंटेंसिटी। कोई दिक्कत, व्हाट इज इंटेंसिटी, इंटेंसिटी इज द साउंड एनर्जी पासिस थ्रू एवरी सेकंड थ्रू एनी एरिया, यही क्या है अपना इंटेंसिटी। अब सर इंटेंसिटी समझ में आ गया आपको। इसके बाद है क्या सर, लाउडनेस क्या है, लाउडनेस। तो लाउडनेस क्या बताता है सर, एम्पलीट्यूड को बताता है, आपको पहले ही बता चुके थे। लाउडनेस किसके द्वारा डिफाइन किया जाता है सर, एम्पलीट्यूड के द्वारा। और सर एम्पलीट्यूड क्या होता है आपको बताए थे हम, क्या सर, कि जो अपना एक्सिस था वहां से क्रिस्ट या थ्रू तक का हाइट, जो हाइट था वही क्या था सर अपना, क्या था सर एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किससे था, लाउडनेस से। अगर एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा तो लाउडनेस भी क्या होगा, ज्यादा होगा। समझ में आया आपको बात। तो सर ये दोनों टर्म हम लोग अच्छे से समझ गए। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। फिर अब हम लोग जाते हैं पेज नंबर 167, कहा जा रहे हैं
पेज नंबर 167 में निकाल लीजिए। क्या दिया है यहाँ पे दिया है इन विच ऑफ द थ्री मीडिया एयर, वाटर और आयरन डज साउंड वेव ट्रेवल द फास्टर एट ए पार्टिकुलर टेम्परेचर। तो सबसे पहली बात सर, इसे पार्टिकुलर टेम्परेचर क्यों लिखा? क्योंकि हमको पता है कि अगर कहीं का टेम्परेचर ज्यादा होगा तो सर स्पीड क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, साउंड का स्पीड क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। इसलिए वो बोला टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है तीनों मीडियम में। और बताइए उसके बाद साउंड सबसे तेज किस में चलेगा? तो हमको ये चीज पता है सर कि सर जो पार्टिकल्स होते हैं वो सॉलिड में बहुत नजदीक होते हैं। तो अगर कोई चीज दूसरे एक पार्टिकल दूसरे को वाइब्रेट करेगा तो सर सॉलिड में वाइब्रेट करना मतलब दूसरे को वाइब्रेट करवाना ज्यादा इजी हो जाता है ना। क्योंकि हमको पता है साउंड तभी प्रोपोगेट करेगा जब एक पार्टिकल दूसरे को वाइब्रेट करेगा, दूसरा तीसरे को करेगा, तभी ना वो प्रोपोगेट कर पाएगा। तो सर क्या है अपना जो अपना साउंड वेव है, ठीक है ना, तो इजिली कहाँ पे वाइब्रेट कर पा रहा है सर, अपना सॉलिड में तुरंत वाइब्रेट कर दे रहा है बगल बगल वाले को, उसके पार्टिकल्स। तो इसी कारण से सर सॉलिड में स्पीड क्या होगा, सबसे ज्यादा। लेकिन अगर गैस में बात करें तो वहां पे क्या होते हैं, पार्टिकल्स बहुत ज्यादा दूर रहते हैं, तो वहां आसानी से वाइब्रेट बगल वाले को नहीं करवा पाएंगे, थोड़ा टाइम लगेगा या जो भी बोलो आप लगेगा। तो सर यहाँ पे स्पीड क्या हो जाता है, साउंड का कम हो जाता है। क्लियर हुआ बात? क्यों किसमें ज्यादा होगा स्पीड, सॉलिड में ज्यादा होगा, और गैस में क्या होगा, सबसे कम होगा। तो सर ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया। अब आते हैं पेज नंबर 168। कहां आते हैं, पेज नंबर 168। वहां पे एक न्यूमेरिकल्स टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या दिया है सर, ध्यान से पढ़ लीजिए आप लोग। तो सर पहला क्वेश्चन है वहां का, लिखा है एन इको इज हियर्ड इन 3 सेकंड। इको कितने सेकंड में सुनाई दे रहा है हमको, 3 सेकंड में। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस फ्रॉम द सोर्स, ठीक है, गिवन दैट द स्पीड ऑफ साउंड इज 342 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब ध्यान से समझिए इस क्वेश्चन को। क्या है सर, एक आदमी यहाँ से बोल रहा है, क्या कर रहा है, बोल रहा है, यहाँ से साउंड निकल रहा है अपना मुंह से, ठीक है ना, मुंह से आपका निकल रहा है साउंड, ठीक है। कोई आदमी, ये आदमी बना दे क्या पूरे तरीके से, रुकिए बना ही दे रहे हैं। तो क्या सर ये आदमी है, ठीक है, आंख है, नाक है, और ये इसका मुंह है, यहाँ से क्या हुआ, साउंड निकला, साउंड क्या हुआ, इसका निकला। अब यहाँ पे कोई चीज है, ठीक है, ये साउंड गया और इस तरीके से जा रहा था, बेचारा जा रहा था साउंड, और फिर टक्कर खाने के बाद वापस भी आ गया। इसी को इको बोलते हैं ना सर, इको हुआ। और फिर आप आराम से कान में अपना सुन लिए, क्या कि कान में इसका सुन लिया आप, क्या आया आवाज, ठीक है, इसी को इको कहते हैं। तो बोल रहा है कि इको होने में कितना टाइम लग रहा है, इको हियर्ड इन 3 सेकंड। कितना सेकंड सर, 3 सेकंड। तो मतलब सर 3 सेकंड लग रहा है, तो जाने में कितना लगा होगा, टोटल 3 सेकंड लग रहा है जा करके आने में। तो जाने में कितना लगा होगा, 1.5 सेकंड, और आने में भी कितना लगा होगा, 1.5 सेकंड। तो कोई बच्चा सोच रहा होगा कि सर जाने में ज्यादा क्यों नहीं लगा, कम क्यों नहीं लगा, आने में उतना ही क्यों लग रहा है। तो क्या होता है, साउंड का जो स्पीड होता है ना, कोई एयर में चल रहा है तो हर जगह स्पीड उतना ही रहता है एयर में, समझ में आया। इसी कारण से जिस स्पीड से गया उसी स्पीड से वो वापस आया। तो सर जाने में टाइम 1.5 सेकंड लग गया, इतना पता चला, पहले टाइम कितना लगा, ठीक सर। तो यहां से यहां तक जाने में टाइम हमको कितना लग गया सर, टाइम 1.5 सेकंड, ठीक है। अब दूसरा चीज सर, स्पीड कितना दिया है, सर स्पीड दिया है मेरे को 342 मीटर पर सेकंड। साउंड वेव का स्पीड कितना है सर इस मीडियम में, यहाँ स्पीड दे दिया है 342 मीटर पर सेकंड, यही दे दिया है ना। तो अब अपने को निकालना क्या है सर, डिस्टेंस। तो अब हमको यहां से यहां तक का डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, यही होता है ना सर, स्पीड इंटू टाइम। तो फॉर्मूला लगाएंगे, वैल्यू पुट करेंगे, निकल जाएगा। तो बताइए तो सर, स्पीड 342 है, इंटू टाइम कितना लग रहा है सर, 1.5 सेकंड, यही ना। बस मल्टीप्लाई कर लीजिए, आ जाएगा। तो 15 टू जा 30, हाथ मेरा 3, 15 4 जा 63, 63 हाथ मेरा 6, 14 3 जा 45 और 6 सर 45 और 6 51, एक डिजिट का पॉइंट मतलब कितना सर, 513 मीटर। कितना दूर सर, 513 मीटर अपना आ गया, ठीक है। तो सर ये जाने गया होगा इतना दूर, मतलब सर वो उससे कितना दूर पे होगा, वो वाल जिससे टकरा के आया होगा या माउंटेन जो भी होगा, 513 मीटर पे होगा। अगर हम बात करें टोटल साउंड कितना दूर चला, तो सर 513 मीटर गया होगा, तो आया भी कितना होगा, 513 मीटर ही। तो टोटल कितना चला होगा वो, तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल लिखेंगे तो 2D निकाल लेंगे हम, समझ में आया। तो 2D बराबर कितना हो जाएगा, 513, तो कितना हो जाएगा सर, 1026 मीटर। तो ये नहीं पूछा है कि टोटल कितना चला, वो पूछा है, क्या पूछा है सर, क्वेश्चन देख लीजिए सर, डिस्टेंस ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस फ्रॉम द सोर्स, जहां से वो टकरा के आ रहा है उसका डिस्टेंस सर इससे, तो उसका डिस्टेंस कितना दूर,
513 मीटर। क्लियर हुआ बात? तो यही क्वेश्चन था। ये इजी था कि नहीं था? एकदम मस्त था। खाली ये सर बच्चे क्लास वाला स्पीड इक्वल टू ये वाला फॉर्मूला लगा देना है, डिस्टेंस बाय टाइम, खत्म कहानी। ओके सर, तो ये भी हो गया। अब आते हैं अपन लोग सर पेज नंबर 169। कहाँ थे? पेज नंबर 169। वहां एक क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है सर? ध्यान से पढ़िए। वहां दिया है व्हाई आर द सेलिंग ऑफ कंक्रीट हैज कर्व। सर जो सेलिंग होता है ना छत कंक्रीट का, वो कर्व्ड क्यों होता है? क्यों होता है सर कर्व? क्यों बताइए? क्योंकि सर जो साउंड जाके टकराए ना, तो फिर उसका जो रिफ्लेक्शन हो ना, तो जिस डायरेक्शन में हो, सारे डायरेक्शन में यूनिफॉर्मली हो। क्या हो? यूनिफॉर्मली, एक समान। तो हर जगह साउंड क्या होगा? अच्छे से पहुंचेगा। समझा? इसीलिए हॉल को उस तरीके से कर्व टाइप से बनाया जाता है। क्लियर हुआ? क्यों सर? वहां से जो रिफ्लेक्शन हो ना साउंड का, ऑल डायरेक्शन में कैसे हो? यूनिफॉर्म हो। ओके सर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हमको समझ में आ गया। जैसे हम बात करें यहाँ पे, तो अगर इस तरीके से टकरा के आ रहा है ना, टकरा के आ रहा है, तो कुछ इस तरीके से अच्छे से वो वापस जाए, हर जगह यूनिफॉर्मली वापस जाए अच्छे से, इस तरीके से होता है। तो सर ये आ गया क्वेश्चन समझ में हमको। अब है सर पेज नंबर 170 में एक क्वेश्चन। क्या सर? व्हाट इज द ऑडिएबल रेंज ऑफ द एवरेज ह्यूमन ईयर। सर हम लोग का जो कान सुन सकता है ना, वो एवरेज रेंज कहाँ से कहाँ तक सुन सकता है? तो हमको पता है सर मिनिमम जो है ना, हम लोग जहाँ से स्टार्ट होता है सुनना, वो 20 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी होना चाहिए साउंड वेव का। कितना सर? 20 हर्ट्ज। तब उससे नीचे रहा तो हम लोग नहीं सुन पाएंगे। ठीक है सर। अब अगर मैक्सिमम रेंज पूछे कहाँ तक साउंड आती फ्रीक्वेंसी का हम सुन सकते हैं, तो वो कितना सर? 20,000 हर्ट्ज तक। कहाँ तक सर? 20,000 हर्ट्ज या 20 किलो हर्ट्ज साउंड तक सर हम लोग सुन सकते हैं। तो हम लोग का रेंज कहाँ से कहाँ तक है सर? 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज, जिसको हम 20,000 हर्ट्ज कहते हैं, वहां तक है अपना रेंज सुनने का। ठीक है सर, यहां तक समझ में आ गया? तो सर 20 से नीचे को क्या कहते हैं? इंफ्रासाउंड। और सर 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा हुआ तो उसको क्या कहते हैं? अल्ट्रासाउंड। यही कहते हैं ना? पता है आपको, देख चुके लेक्चर में। ठीक है सर, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 इसी पेज में क्या लिखा है सर? व्हाट इज द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी एसोसिएटेड विद इंफ्रासाउंड एंड अल्ट्रासाउंड। वही क्वेश्चन आ गया, इंफ्रासाउंड का रेंज बताइए, अल्ट्रासाउंड का। तो इंफ्रासाउंड का रेंज क्या होगा सर? 20 हर्ट्ज से नीचे वाला। 20 हर्ट्ज से नीचे वाला साउंड क्या कराएगा? इंफ्रासाउंड। और सर अल्ट्रासाउंड कौन कहलाएगा सर? जो 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा वाला। 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा वाला साउंड क्या कहलाएगा सर? अपना अल्ट्रासाउंड, जो उसको कौन सर? चमगादड़ लोग अपना प्रोड्यूस करता है। ठीक है सर, तो ये भी समझ में आ गया हमको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, ध्यान से पेज नंबर 172 में एक अच्छा न्यूमेरिकल दिया हुआ है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है ब्लू टेस्ट का। इसके बाद ये क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, फिर अपना लोग उसके बाद बैक एक्सरसाइज करेंगे। क्या करेंगे? बैक एक्सरसाइज। तो आइए जल्दी से ये क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन है, ए सबमरीन इमिट्स ए सोनार पल्स which return from an underwater clip in 1.0 second. If the speed of the sound in the salt water is 1531 meter per second, how far is the cliff? देखिए ध्यान से, इसको मिटा दे रहे हैं। ये अपना पानी है। क्या है सर? पानी इसके अंदर। ठीक है ना, पानी है। अब यहाँ पे जहाज चल रहा है अपना। क्या चल रहा है सर? जहाज। इस तरीके से कुछ जहाज होगा, इसके ऊपर चल रहा होगा। ठीक है, जैसा जहाज आपको बनाना है बना लीजिए। अब यहाँ पे सोनार सिस्टम लगा हुआ है सर। ठीक है ना, तो सर दो तरह का चीज होता है, आपको पता है। एक ट्रांसमीटर होता है, एक रिसीवर होता है, इधर रिसीवर। अब क्या हुआ, इस तरीके से वो साउंड इमिट किया, यहाँ कोई क्लिप होगा, टकरा करके फिर वापस आ गया, इस तरीके से आ जाता है वापस। ठीक है ना, तो अब बोल रहा है कि जो अपना टाइम जो लग रहा है ना उसको टकरा के आने में, वो टोटल टाइम लग रहा है 1.02 सेकंड। तो टाइम टोटल कितना दे दिया हमको सर? 1.02 सेकंड टोटल टाइम दे दिया है। कितना सर? 1.02 सेकंड। बात समझ में आया यहाँ तक? ठीक है सर, टाइम दे दिया। उसके बाद टाइम हो गया। अब उसके बाद सर स्पीड भी दे दिया है कि सर वो जो साल्टी वाटर है ना, उसमें स्पीड कितना है साउंड वेव का। तो सर स्पीड कितना दे दिया है सर? स्पीड दे दिया 1.31 मीटर पर सेकंड। ये मेरा स्पीड दे दिया है, ये मेरा स्पीड दे दिया है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। तो अब चलिए हम पहले निकालते हैं डिस्टेंस टोटल। तो ये टाइम तो टोटल दिया है ना सर, जा करके आने का ना, टोटल दिया है ना। तो अगर हम डिस्टेंस निकालेंगे तो क्या निकलेगा सर? यहां से इसका क्लिफ तक का नहीं निकलेगा, ये पूरा डिस्टेंस निकलेगा, क्योंकि हम पूरा टाइम ले रहे हैं।
समझ में आया? तो टोटल डिस्टेंस हम यहाँ पे 2d से डिनोट कर देते हैं। मान लीजिए क्लिफ तक का डिस्टेंस d है, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 2d। तो आपको सिर्फ निकालने बोला है वो d। तो सर पहले हम क्या निकाल लेते हैं 2d। 2d बराबर क्या होगा सर यहाँ से वेलोसिटी इनटू टाइम, यही हो जाएगा क्या? तो यहाँ से d बराबर क्या होगा जो हम लोग फॉर्मूला भी देखे थे वेलोसिटी इनटू टाइम बाय 2। अब सबको पुट कर देते हैं क्या करके, तो d निकल जाएगा मेरा मतलब क्लिफ का डिस्टेंस सर अपना कहाँ से अपना शिप से कितना होगा। तो सर मल्टीप्लाई कर दीजिए, वेलोसिटी कितना है सर 1531 इनटू टाइम कितना लगेगा सर 1.02, ठीक है, डिवाइड बाय 2। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग कितना आएगा सर 1561.062 आएगा क्या, अप्रोक्स इतना आएगा। और डिवाइड बाय क्या 2, वो भी करना है अभी हमको, तो वो भी कर देंगे, ठीक है। तो ये सर मल्टीप्लाई करके इतना आ गया। अब डिवाइड करके बताइए तो कितना आ रहा है सर, कीजिए तो सर 2 से 7 2 जा 14, 1 उतरा 8 जा 16, 1 नहीं खाएगा तो 0 देंगे 780.8 जा 16 और 2 जा 1, तो लगभग कितना आ गया सर 780.81 मीटर। इतना दूर सर क्लिप का डिस्टेंस होगा कहां से अपना बोट से। तो बात समझ में आ गया आपको सर, यही था ये लास्ट क्वेश्चन अपना, क्लियर है यहाँ तक? ओके, कोई डाउट नहीं। तो सर यही था अपना ब्लू टेस्ट के क्वेश्चन जो हमको समझने थे, यहाँ तक खत्म हो गया। तो हम इसको एक अलग सेपरेट लेक्चर वीडियो में डाल देंगे, ठीक है, और बैक एक्सरसाइज को एक अलग वीडियो बना देंगे, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन प्रैक्टिस हो रहा है अपना लोग का, ठीक है। तो आज का क्वेश्चन अभी तक आपको इजी लगा होगा, तो आप बैक एक्सरसाइज के लिए आपको और बातें आ गई होगी। अब आप फिर से बैक एक्सरसाइज को ट्राई कीजिए, देखिए और इजी वे में बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ठीक है ना। तो आज का लेक्चर सही रहने देते हैं, चलिए ठीक है, जाइए आप भी आराम कीजिए, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।